हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आज हम लोग इतिहास को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इतिहास में हम लोग जीरो से, मैं मान के चल रहा हूं आप लोग जीरो हैं, जीरो से लगा कर हीरो तक, जीरो से लगा के हीरो तक हम पढ़ेंगे। मतलब अर्थ, कहने का अर्थ ये, प्राचीन काल, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, जो भी कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है ना, जो भी कंपटीशन में पूछा जाता है, सारे तथ्य और कंपटीशन जैसे दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन कंप्लीट करने का तरीका, पढ़ने का तरीका हमारा अन्य से भिन्न होगा। कैसे भिन्न होगा? इतिहास जानते हैं कि कहानी है, इतिहास एक कहानी है, बीता हुआ कल है, ठीक। कहानी के माध्यम से अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो समझने में हमें काफ़ी आसानी होती है और बहुत ही आसानी से हम लोग उसको समझ पाते हैं। और उसमें भी सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, तथ्य हो गए, जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, अगर उसको सही तरीके से समझाया जाए, बताया जाए उसके इंपॉर्टेंस, तो आदमी को याद भी होता है। कुछ ट्रिक्स होते हैं और कुछ समझाने का तरीका होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास शुरू कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास का भी पहला चैप्टर मैंने बनाया, ये मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ और यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा, ठीक है ना। पहली बात एक मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर मेरी बोलने की रफ्तार थोड़ी धीमी लग रही है तो यूट्यूब पे आप जानते ही हैं एक फंक्शन होता है, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, 1.25 कर लीजिएगा, 1.25 स्पीड कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी बात थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी और वीडियो की गति भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं पहला चैप्टर आपको बताता हूँ, इतिहास और इतिहास के स्रोत क्या है। पहले तो आप जानते हैं जैसे प्राचीन काल हो गया, प्राचीन इतिहास होता है, मध्यकालीन इतिहास होता है और आधुनिक इतिहास होता है। हम शुरू करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, मतलब जीरो से। पहली बात हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास। इतिहास है क्या? सबको पता है, इतिहास मतलब जो बीते हुए कल में जो भी घटनाएं घटी हैं वो इतिहास है। लेकिन इसका सही उत्तर ये नहीं है, ठीक है। बीते हुए कल में जो घटनाएं घटी हैं वो आपको पता कैसे चल रहा है? आपके बाबा दादी के द्वारा पता चल रहा है, तो उसको आप इतिहास नहीं कह सकते हैं। इतिहास का एक सही अर्थ होता है, सही, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो उसका एक तार्किक परिभाषा भी होनी चाहिए, अर्थात एक ऐसी परिभाषा होनी चाहिए जिससे उसके बारे में हम लोग ठीक से जान सके कि एग्जैक्टली इतिहास है क्या। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब जानेंगे, जीरो से आप बता रहा हूँ, आप सुनते चलिएगा, आपको बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है ना। इतिहास का देखिए, अब इतिहास को अगर हम तोड़ेंगे, शब्द इतिहास को ही हम लोग तोड़ते हैं, इति प्लस हा प्लस आस, हो गया। ये तीन शब्दों से मिलकर इतिहास बनता है। इति का मतलब होता है ऐसा ही, ठीक है ना। हा का अर्थ होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, ठीक है ना। कभी कभार इसका अर्थ भी पूछता है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है, हिंदी में भी आ जाता है कभी कभार, ठीक है। तो आस का मतलब होता है था, मतलब इसका कहने का अर्थ हो गया, इतिहास का अर्थ होता है ऐसा ही निश्चित रूप से था, मतलब जो निश्चित रूप से ऐसी घटना घटी हो। अब ये निश्चित रूप से घटी होगी तो कैसे हम जानेंगे ये निश्चित रूप से कैसे घटी? इसके कुछ स्रोत होते हैं इतिहास जानने के, ठीक है ना। इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्त, चाहे आपके मतलब कि कम्पिटेटिव एग्जाम से हो, चाहे आपके रहन सहन से हो। एक एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे आपकी उम्र मैं मान लेता हूँ 30 साल है, ठीक है ना। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, 30 साल। 30 साल मतलब आज आपकी 30 साल एज हो गई, इससे पहला मतलब 1 साल से लगा के 29 साल या 29 साल और एक दिन जो कम है 30 साल में, वहाँ तक आपका सब वो इतिहास हो चुका है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ये जो आज वर्तमान में आपकी सोच है, ठीक है ना, आपका जो आकार आया है, आकार का अर्थ मतलब मस्तिष्क का आकार, मतलब आपकी सोच कैसी है वर्तमान में, ठीक है ना। आप कैसे सोचते हो, क्या करते हो, क्या मतलब आपका व्यवहार कैसा है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट करता है। आपने 1 साल से 29 साल तक आपके जीवन पे क्या प्रभाव रहा, आप कैसे माहौल में रहे हैं, आप कैसे टीचरों से पढ़े हैं, आपका क्या दोस्त फ्रेंडशिप, क्या सर्किल है, जैसा भी आपको आपके घर में क्या मतलब माहौल रहता है, इस सब की सारी छाप जो है वो आप पर पड़ती है। और आज आपका वर्तमान स्वरूप ऐसा हुआ है, अब भविष्य ऐसे ही धीरे धीरे आप बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको मैं बता दूं कि हिंदू फिलॉसफी में इतिहास को पांचवा वेद कहते हैं। जैसा आपको पता है कि वेद कितने होते हैं, 4 वेद होते हैं। मैं आपको डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तो सब कुछ मैं बताऊंगा, जो जो कंपटीशन दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 4 वेद होते हैं, लेकिन इन चारों वेदों को कभी भी पूरा नहीं माना गया है। पांचवा वेद आपका इतिहास होता है, ठीक है ना। क्यों? इतिहास जो नहीं जान रहा व्यक्ति, उसको
संपूर्ण ज्ञान कभी नहीं हो सकता। वो सही तरीके अपने जीवन में उसको सही से डिसीजन लेने में, या उसको जब आप खुद सोचिए, जब आपको पता नहीं है पास्ट में, आपके पास्ट में या आपके जिस आप समाज में रह रहे हो उसके पास्ट में, उसके इतिहास में क्या पहले सामाजिक माहौल था, क्या आर्थिक माहौल था, क्या राजनीतिक माहौल था, वही धीरे धीरे आगे चल के विकसित करके आज वर्तमान स्वरूप बना है। ठीक ना। धीरे धीरे खामियां दूर होती हैं, धीरे धीरे अच्छी चीज़ें आती हैं, धीरे धीरे आंदोलन होते हैं और धीरे धीरे वर्तमान स्वरूप आता है। और इसी तरह हम लोग सीखते सीखते भविष्य को उज्ज्वल बनाते हैं। तो इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है, चाहे परीक्षा की दृष्टि से हो, चाहे आपके जीवन से संबंधित। ठीक है ना। आपकी सोच को निखारता है। तो इतिहास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इतिहास हम लोग जानते हैं, अब इतिहास को समझ के एक्चुअली इतिहास है क्या, इतिहास जानने के स्रोत क्या है। ये आपको लग रहा हो कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मतलब कि इतिहास क्या है, ये तो कभी क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन आप इसी तरह कहानी से मैं बताते चल रहा हूँ आपको। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी बताऊंगा। मैं आज केवल इतिहास का परिचय बता रहा हूँ, अगला चैप्टर से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब यह इतिहास तो आप समझ गए। ठीक है ना। इतिहास की विशेषताएं मैंने आपको बता दी। अब इतिहास जानने का स्रोत मैंने जैसे बताया ना, ऐसा ही निश्चित रूप से था। निश्चित रूप से था मतलब इसके कुछ प्रमाणिक स्रोत होंगे। इतिहास जानने के स्रोत दोस्त जानते हो, 3 प्रकार के होते हैं। 3 तरीके से हम लोग इतिहास को जानते हैं। ठीक है ना। प्रमाणिकता इतिहास की जानते हैं। आप चाहे तो किताब, आप कॉपी पेन ले लीजिएगा, आप नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, आप उसको नोट कर लिया करिएगा। तो इतिहास जानने का स्रोत क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। 3 तरीके से हम लोग इतिहास जानते हैं। कौन कौन से। नंबर 1 पे होता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, थोड़ी राइटिंग गंदी है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है ना। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या होता है, आपको पता है जैसे प्राचीन काल में कुछ किताबें जैसे लिखी गई, मध्यकालीन में लिखी गई, वो एक कुछ साहित्य लिखे जाते हैं, उससे हम उस समय के सामाजिक माहौल क्या था, सामाजिक वातावरण कैसा था, राजनीतिक वातावरण कैसा था, कैसा आर्थिक वातावरण था, उससे हमें पता चलता है। ठीक है। ये साहित्यिक स्रोत होता है। नंबर 1 पे साहित्यिक स्रोत, इसके काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना। क्योंकि उस समय जो लिखा जाएगा, कुछ हो सकता है वो अपने राजा के को खुश करने के लिए बहुत सारे लोग लिख देते हैं, जैसे चंद्र बरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। ठीक है ना। और आप सीधा भी इसमें तंज ये ना समझिएगा मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूँ, नहीं, क्योंकि ये समझिएगा कि पृथ्वीराज रासो में ये दर्शाया गया था कि मोहम्मद गौरी को लास्ट में पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया था। ठीक है ना। जबकि पृथ्वीराज चौहान 1192 में ईस्वी में उनका मतलब वो वीर गति को प्राप्त हुए थे युद्ध लड़ते हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में। और मोहम्मद गौरी सन 1206 में पंजाब के खोखरों के द्वारा मतलब उनकी हत्या की गई थी, मोहम्मद गौरी की हत्या की गई थी। इसके प्रमाण भी हैं, वो मैं प्रमाण भी आपको बताऊंगा जब मैं मध्यकालीन इतिहास पढ़ूंगा तब बताऊंगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जो अपने राजा को खुश करने के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के लिख देते हैं, लेकिन उससे फिर भी कुछ तो जानकारी मिलती है कि उसमें मोहम्मद गौरी का अटैक हुआ था, कब हुआ था अटैक। ठीक है ना। क्या से बहुत कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। इसलिए साहित्यिक स्रोत भी आप कहेंगे तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धार्मिक साहित्य, जैसा कि धार्मिक साहित्य हो गया। ठीक है ना। और एक हो गया लौकिक साहित्य, मतलब अलौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य आप अर्थ से जान रहे हैं। साहित्यिक स्रोत में 2 प्रकार के हो गए, धार्मिक साहित्य, अलौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य भी 2 प्रकार के होते हैं। धार्मिक साहित्य से पहली बात तो आप जान रहे होंगे कि धर्म पे जो किताब, जैसे वेद हो गए, पुराण हो गए, ठीक है ना, मतलब गीता हो गया, पुराण हो गया, ये जितने भी प्रकार की चीज़ें होंगी, ठीक है ना, उपनिषद हो गए, 108 उपनिषद हो गए, ये सब जितने भी ग्रंथ हैं ये धार्मिक ग्रंथ हो गए। जैन धर्म में बहुत सारी किताबें लिखी गई, बौद्ध धर्म में बहुत सारी किताबें लिखी गई, ये सब धार्मिकता में। उससे भी हमें उस समय की राजनीतिक और मतलब आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के बारे में पता चलता है, रहन सहन कैसा था, क्या था सोच, सब पता चलता है। ठीक है ना। वो भी एक जानने का माध्यम हो सकता है। एक होता है लौकिक साहित्य। अलौकिक साहित्य में क्या होता है, इसमें जैसे अर्थशास्त्र, चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया, चंद्र बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया, ठीक है ना, हर्ष चरित्र हो गया, बुद्ध चरित्र हो गया, कई सारी इस तरह की किताबें हैं। ठीक है। राज तरंगड़ी हो गई, काफ़ी सारी किताबें ऐसी हैं जो धार्मिक नहीं है, बट उससे उस समय की स्थितियों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। और काफ़ी सारी जानकारियाँ इससे मिली क्योंकि इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है।
ठीक है ना। धार्मिक पुस्तकें कुछ हैं, अलौकिक साहित्य काफ़ी सारे हैं। मैं बताऊंगा जो जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताता भी चलूंगा, ठीक है ना। तो मैं एक सरसरी नज़र आपको दिलवा दे रहा हूँ कि धार्मिक हो गए, अलौकिक। अब धार्मिक में भी दो भाग होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। अब कहोगे सर इतना डिटेल में एक सुन लो, एक दिमाग में फिगर हो जाए। धार्मिक साहित्य भी एक आपका हो गया ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे ब्राह्मण, ठीक है ना। एक हो गया ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ, ब्राह्मणोत्तर, ठीक है ना ग्रंथ, ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ। अभी क्या है भैया बोला, ब्राह्मण ग्रंथ वो हो गए जो आपके वेद पुराण उपनिषद ये हो गए, ठीक है ना। और ब्राह्मणोत्तर मतलब जो उस समय धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जैसे बौद्ध धर्म बना, उसके बाद जैन धर्म बना, तो इनको ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ में कहा जाता है, ठीक है ना। जैन धर्म बौद्ध धर्म उस समय इंडिया में आ चुका था प्राचीन काल में, तो उस उनके जो ग्रंथ हैं लिखे हुए, उनके जो साहित्य हैं, ठीक है ना, उस धर्म से रिलेटेड, वो ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ में आते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ में जो भी हिंदू फिलॉसफी से रिलेटेड हो गए, जैसे वेद हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, और कहते हैं मनुस्मृति हो गई, कई चीज़ें हो गई, महाभारत हो गया, गीता हो गया, और रामायण हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ठीक है ना। तो ये धार्मिक स्रोत के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ और उत्तर ग्रंथ, ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ ये आते हैं। अलौकिक साहित्य मैंने बता ही दिया, ये हो गया आपका कि इसमें जो अन्य जो पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें नहीं है, वो सब इसमें आती है, ठीक है। ये तो एक बड़ा स्रोत हो गया, साहित्यिक स्रोत। इसके बाद दूसरा स्रोत क्या होता है इतिहास जानने का भैया? दूसरा स्रोत जानते कौन सा होता है? सबसे बढ़िया विदेशी, जो विदेशी आते हैं, विदेशी यात्री, उस समय विदेशी यात्री भारत में काफ़ी सारे आए थे, यात्रियों, विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण कैसे? जैसे देखिए एक फायान आया था, एक ह्वेनसांग आया था, हर्षवर्धन के टाइम पे ह्वेनसांग आया था, चंद्रगुप्त के समय में फायान आया था, मेगास्थनीज आए थे, ठीक है ना, और इब्न बतूता आए थे। इस तरह के कई सारे ऐसे हैं जो एक घुमक्कड़ हुआ करते थे, वो भारत में भी आए हैं और उन्होंने भारत के बारे में भी वृत्तांत। अब दोस्त देखो, एक चीज़ समझ लेना, अगर कोई राजा को खुश करने के लिए अपने साहित्य में थोड़ा सा राजा को बढ़ा चढ़ा के लिख रहा है, तो वो तो लिखेगा, तो उससे कुछ चीज़ें हो सकती है सही चीज़ें और कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ा के गलत चीज़ें भी लिख दी हुई। लेकिन जो विदेशी यात्री आते हैं उनमें सही तथ्य का होना ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जैसे आते हैं और देखते हैं, वो तो भारत में आए, एक नया बंदा भारत में आएगा तो भारत में जो चीज़ देखेगा, जो चीज़ समझेगा, वो वैसा ही लिखेगा। ना काहू से दोस्त, ना कोई काहू से दोस्ती, ना कोई से बैर। यहाँ पे किसी से उसकी दोस्ती तो है नहीं, ना ही बैर है। किसी ने कुछ अच्छा लिखा, थोड़ा बहुत भी कुछ परसेंट हो सकता है कि वो थोड़ा विवादित चीज़ लिख दें, कि गलत चीज़ें लिखते हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें वो सही तथ्य देंगे। इससे हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीन प्रकार ही होते हैं एक मतलब समाज के चलाने के लिए, तो तीनों स्थितियों के बारे में सही जानकारी मिलती है। तो विदेशी यात्रियों का जो विवरण है, ह्वेनसांग ने जो लिखा है, फायान ने लिखा है, मेगास्थनीज ने लिखा है। मेगास्थनीज ने बताया कि भारत में एक दो जातियां नहीं हैं, 7 जातियां, 7 कैटेगरी में बटी हुई है। जब पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। मेगास्थनीज ने बताया 7 भागों में भारत बटा हुआ है। भारत की आर्थिक स्थिति तो काफ़ी अच्छी है, सोने की चिड़िया कहलाने लायक है। क्यों लायक है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। क्या ऐसी स्थितियाँ थी भारत, ऐसा क्या हुआ कि भारत पास सोने की खान तो एक ही है, लेकिन भारत सोने की चिड़िया कैसे बन गया, ठीक है ना। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल तब बताऊंगा। काफ़ी अचंभित करने वाले भी आपको तथ्य मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को कंपटीशन पे फोकस रखना है, कंपटीशन में हम लोग को सिलेक्शन में नौकरी लेनी है, ठीक है ना। इसके हिसाब से पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको कहानी के तौर पे सुनाऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो विदेशी यात्रियों का जो विवरण है ये ज़्यादा प्रमाणिक होता है साहित्यिक स्रोत की अपेक्षा, ठीक है ना। दोनों स्रोत अच्छे हैं। साहित्यिक स्रोत हो गया एक विदेशी यात्रियों का विवरण, या विदेशी यात्रियों द्वारा जो दिए गए हैं विवरण, अपनी पुस्तक में लिखे गए हैं भारत के बारे में या अन्य किसी भी देश के बारे में, सभी देशों के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं भारत के बारे में बताना चाहूँगा तब इनके नंबर 3, मैंने 3 तरीके बताए, 3 तरीके से इतिहास को जाना जाता है। तीसरे नंबर पर जो आपका आ जाता है पुरातत्व संबंधी, अब मैं बता रहा हूँ, आप समझ परेशान ना होइए, पुरातत्व संबंधी स्रोत, ठीक है ना। अभी पुरातत्व संबंधी स्रोत ये कौन सी बला है? पुरातत्व संबंधी मतलब जो खंडहर आपके मिल गए, पुरातत्व, पुराने तत्व मतलब पुराने जो खंडहर मिले, जैसे हड़प्पा संस्कृति खुदाई मिला, उसकी कोई पुस्तक तो मिली नहीं,
ठीक है ना। आप कहेंगे सर कुछ शब्द तो मिले हैं लिखे, कुछ अक्षर तो लिखे हुए हैं दीवारों पे उत्कीर्ण किए हुए, लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है मेरे भाई, ठीक है ना। इसलिए उससे तो हम जानकारी नहीं ले पाएंगे ना हड़प्पा में क्या क्या चीज़ था, क्या सामाजिक स्थिति रही होगी, क्या हुआ होगा, ठीक है ना। तो जो खंडहर मिले उससे भी हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं कि उस समय का लोगों का रहन सहन कैसा था। आप कहेंगे कैसे, तो वहाँ पे घर जैसे बने हैं, लाइन से बने हैं, घरों के बाहर नालियाँ बनी हैं, वो ईंटे के घर बने हैं भैया, ईंटों के घर बने हैं, नगरीय व्यवस्था थी, ठीक है। शीशा कंघी सब मिले हैं, महिलाओं की मूर्तियां छोटी छोटी बनी हुई मिली हैं, शिवलिंग मिले हैं, मंदिर नहीं मिला है, एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। मतलब इससे काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिल रही नहीं मिल रही है, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो पुरातत्व सिक्के मिलते हैं, सिक्कों से काफ़ी जानकारी मिल जाती है। अब किस पर सोने के बने हैं, चांदी के सिक्के बने, किस चीज़ के सिक्के बने, ये सब पुरातत्व संबंधी में आता है, ठीक है ना। स्रोत में जिस चीज़ के सिक्के बने उससे उस समय की स्थिति पता चलती है, उसको कैसे मतलब कैसे वो खरीदारी में कैसे यूज किया जाता होगा। जैसे और कुछ और बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि समुद्रगुप्त के टाइम पे एक सिक्का मिला है समुद्रगुप्त के टाइम का, उसमें उस सिक्के में समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है ना। वीणा बजा रहे हैं, जैसे वीणा एक जो संगीत का बजाने का माध्यम होता है, वो वीणा बजा रहे हैं, ठीक है ना। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत प्रेमी थे, संगीत प्रेमी थे, तभी तो वीणा बजाते हुए अपनी तस्वीर उन्होंने अंकित करवाई होगी, राजा थे तो फिर ऐसे तो नहीं बना दिया था। तो वीणा बजाते हुए मतलब संगीत वो बजाना मतलब वीणा बजाना जानते थे कि नहीं जानते थे, ये तो बात हो सकता है कि नहीं भी जानते हो सकता है जानते हो, लेकिन संगीत के प्रेमी थे, ठीक है ना। इससे तो ये सिद्ध हो जाता है समुद्रगुप्त, ठीक है ना। समुद्रगुप्त का भी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक भारत का नेपोलियन था, भारत का नेपोलियन कहा जाता समुद्रगुप्त को। जब पढ़ाएंगे आपको तब पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो होता है वो उसको कोई लिखता नहीं है, लेकिन इससे जितनी भी जानकारियाँ मिलती हैं वो सबसे ज़्यादा प्रमाणित होती हैं, क्योंकि इसको किसी ने लिखा नहीं है, खंडहर को किसी ने लिखा नहीं है। अब खंडहर वो किसी कारणवश मतलब कि बाढ़ आ गई या विदेशी कोई आक्रमण हो गया, कुछ भी चीज़ें हुई, घटना घटी, सूखा पड़ गया, घर छोड़ के सब लोग आके चले गए, लेकिन वो धीरे धीरे जमीन में धंस गया, खुदाई हुई तब मिला, तो वो पता चला कि घर वो किस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से घर बनाते थे। घर के बाहर नालियाँ बनती थी, एक बृहद अन्न भंडार था, इससे बहुत सारा अन्न वो भंडार करते थे, मतलब नगरीय व्यवस्था थी, बिल्कुल सिस्टमेटिक चलाते थे, सिस्टमेटिक पूरी व्यवस्था थी, ठीक है ना। ये चीज़ें पता चलती है। स्त्रियों की मूर्तियाँ बनी हुई मिली, इससे पता चलता है कि इस मतलब कि मात्र प्रधान था वो, शिवलिंग की मिलती है, शिवलिंग काफ़ी सारी मिली है, ठीक है ना। काफ़ी, लेकिन ये है कि हड़प्पा संस्कृति में जो भी चीज़ें मिली हैं लिखित रूप में, जो वर्ड जो मिले हैं उसके बारे में हम जब हड़प्पा संस्कृति पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बताऊंगा। उसको पढ़ा नहीं जा चुका है, पढ़ा आज तक कोई नहीं पढ़ पाया उसको, ठीक है ना। चलिए, तो ये 3 माध्यम जो हैं इससे हम लोग इतिहास जानते हैं। अब इसमें आपने अब तक क्या सीखा, इतिहास है क्या, इतिहास कौन सी बला, इतिहास है क्या चीज़, क्यों 5वां वेद इसको कहते हैं इतिहास को, ठीक है ना। इतिहास की क्या इंपॉर्टेंस है, विशेषताएं क्या हैं। अब इतिहास तो है, अब इतिहास में तो कोई कुछ भी कहानी बताता है, हमारे यहाँ कोई कुछ बताते कि ऐसा ना करो, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन कोई प्रमाणिकता होनी चाहिए ना किसी चीज़ की। तो वो चीज़ें इतिहास के स्रोत हम लोग जानते कैसे कि यही चीज़ इतिहास है, ठीक है ना। ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था, ये ऐसा, इसको निश्चित रूप से जो अर्थ है, तो मतलब क्या स्रोत क्या है, ये हम लोग सोचे, हम लोग ने पढ़ा आज। साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी स्रोत, ये 3 प्रकार के टोटल स्रोत होते हैं आपके दोस्तों, ठीक है ना। चलिए मैं थोड़ा इसको मिटा दे रहा हूँ, जगह कम हो गई, लेकिन चलिए ये चीज़ें आपकी हो गई। अब देखिए, अब हम लोग अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाषाण का, क्या, पाषाण का, क्योंकि कभी कभार इससे भी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं और ये सीक्वेंस हम लोग पढ़ना जरूरी है। थोड़ा सा मैं पाषाण काल के बारे में परिचय दे रहा हूँ। मतलब प्राचीन इतिहास में भी सबसे पुराना काल हो गया पाषाण। पाषाण का मतलब आप समझ में क्या होता है, पाषाण मतलब पत्थर, इंग्लिश में बोले तो स्टोन एज, ठीक है ना। काल मतलब एज, स्टोन एज, पत्थर का। ये ऐसी स्थितियां हैं कि बहुत ही ये प्राचीन काल, ना कोई लिखित साक्ष्य ना कुछ है। अब इसमें हम लोग पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अभी क्यों करते हैं अभी मैं बता रहा हूँ, आप हड़बड़ाइएगा नहीं। सबसे पहले पाषाण काल मतलब पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक। उसके बाद मध्य पाषाण काल,
ऑब्वियसली पुराना पुराना पाषाण काल हो गया, 3 भागों में डिवाइड कर तो पुराना पाषाण काल, उसके बाद पाषाण काल को ही डिवाइड कर रहे हैं, मध्य पाषाण काल हो गया, और फिर उसका नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल कब हुआ था भैया? पूरा पाषाण काल हुआ था 10 लाख ईसा पूर्व हुआ था। मध्य पाषाण काल कब हुआ था? 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा ईसा पूर्व क्या होता है, ईस्वी क्या होता है, मैं बताऊंगा। आप इसके लिए पढ़ा, एक एक पॉइंट को मैं आपके क्लियर करवाऊंगा। इस मतलब ये अभी जो मैं टॉपिक वाइज आपका पूरा वीडियो मैं बना रहा हूँ, चैप्टर वाइज मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ, इसको देखने के बाद इतिहास आपको ऐसा चीज़ नहीं बचेगा जहाँ से आपको पता ना हो और कंपटीशन पूछा जाए आप बताना पाए, ठीक है ना। मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर करवा दूंगा, मैक्सिमम चीज़ें। ये मैं जितना मुझे ज्ञान है उतना ही नहीं, मैं कई किताबों का अध्ययन करने के बाद भी आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने के बाद भी मैं अन्य किताबों को भी पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको सारा निचोड़ आपको कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक है ना। मध्यकालीन इतिहास में क्या हो गया, ये 10,000 ईसा पूर्व से लगभग 3 मान लीजिए या 4 मान लीजिए हजार, क्योंकि इस देखिए कुछ चीज़ों पे इतिहासकारों में मतलब कि आपस में मतभेद है, कोई कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि 3 से 4,000 ईसा पूर्व तक ये मध्यकाल था। अब 9 पाषाण काल कब था? 9 पाषाण काल जो है आपका 10,000 ईसा पूर्व से, अब थोड़ा आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, चिंता ना कीजिए, कन्फ्यूज ना होइए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी 3 से 4,000 ईसा पूर्व तक। अब कहोगे दादा 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल हो गया। फिर मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व 10,000 ईसा पूर्व से 3 से 4,000 ईसा पूर्व तक हो गया। लेकिन नव पाषाण काल भी आप वही बता रहे हो, 10,000 ईसा पूर्व से 3-4,000 ईसा पूर्व तक, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ कि हर जगह पे एक समय नहीं चल रहा है। मतलब जैसे कि भारत में जो खोज हुई है, अब अफ्रीका में हो सकता है उससे पहले वो चीज़ खोज हो चुकी हो, ठीक है ना। तो हो सकता है कि नव पाषाण काल वहाँ पे आ गया, यहाँ पे अभी हम लोग मध्य पाषाण काल में है, कहीं कुछ कोई देश आगे चल रहा है, कहीं कोई देश पीछे चल रहा है, ठीक है ना। तो ये लगभग समकालीन ही चले, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल जो है आपका मेरे भाई, ये दोनों समकालीन रहे हैं, लगभग समकालीन ही रहे, ठीक है ना। इसलिए अब इसमें ये है नौ पाषाण काल में 9,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक बहुत सारे बता देते हैं, टीचर्स बताते हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा। आप मान के चलिए जो मध्य पाषाण काल था वही नौ पाषाण काल समय चला है, कोई देश आगे चल रहा था कोई देश पीछे चल रहा था, इसके आधार पर मध्य पाषाण काल और नौ पाषाण काल चला है, ठीक है ना। अब इस मध्य पूरा पाषाण काल में क्या क्या चीज़ें हुई, 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 पीछे, मुश्किल से 10-15 तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया। कई एग्जाम का एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पूछा, और जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी सारे मैं टॉपिक आपको क्लियर करवाऊंगा। फिर मध्य इतिहास में मतलब मध्य पाषाण काल में क्या क्या चीज़ें खोजी गई हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, ठीक है ना। कुत्ता पालन सबसे पहले जानते हैं आपको कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पाला था? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ चुका है, अरे छोटा मोटा नहीं, पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को अपना पालतू जानवर बनाया था। कोई बताए गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कुछ भी, लेकिन असल में कुत्ता को बनाया था। किसको बनाया था? कुत्ते को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू जानवर बनाया था। क्यों? क्योंकि कुत्ता जो था पहले भेड़िए के रूप में था, और जब मनुष्य जो थे मतलब कि कुछ शिकार उकार करते थे तो कुछ मतलब अपना जो जानवर को मार के खाया उसका कुछ बच गया, वो कुत्ता उसी को खा के रहता था। ये कुत्ता इसीलिए इंसानों के पीछे पड़ गया कि उसको शिकार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, जब इंसान शिकार करके दिया तो उसी से थोड़ा सा ये भी खा लिया, और फिर रात में चौकीदारी करता था। कोई जैसे जानवर रात में अटैक किया तो कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया, भौंकना शुरू किया तो इंसानों को लगा भाई तो पालतू पालने लायक है, हमको तुरंत पहले सजग कर देता है, ठीक है ना। अब इसके बदले में क्या चाहता है, जो हम छोड़ देते वही चीज़ खाता है, ठीक है ना। इसलिए कुत्ता वफादार तो आप जानते ही हैं, इसकी तो मिसाल दी जाती है। तो वफादारी भी रखते थे कि जब मनुष्य जब शिकार पर दौड़ता था तो कुत्ते भी साथ में दौड़ते थे, हेल्प करते थे एक तरह से कहिए तो। इसलिए कुत्ता को सबसे पहले मनुष्य ने अपना पालतू जानवर बनाया था। इसी तरह के अग्नि की खोज कब हुई, पहिए की खोज कब हुई, ये छोटी मोटी चीज़ें आपके आज आसानी से आप आग देख ले रहे हैं, पहिया देख ले रहे हैं। आप सोचिए सबसे पहले किसने आग देखा होगा। आग तो हमेशा जंगल में लग जाती है, कभी ना कभी गर्मी ज़्यादा पड़ी हो आग, लेकिन आग को कैसे यूज करना है, इसको किस पे खाना, मतलब मुझे मांस कैसे पका के खाना है, या कोई चीज़ जैसे अनाज है उसको हम कैसे पका के खा रहे हैं, स्वादिष्ट लगा होगा, ये कैसा हुआ होगा, कब हुआ होगा। पहिया चौकोर ही क्यों नहीं बनाया, गोल क्यों बनाया,
चौकोर बना होगा या कुछ भी बना होगा, आयताकार बन गया होगा, षष्ठकोण बन गया होगा। ये गोल दिमाग किसके दिमाग में आया होगा, कब आया होगा कि पहियों को गोल बनाया जाए तब ये आराम से चल सकती है, ठीक है ना। इस तरह की काफ़ी चीज़ें इसी तरह की हैं। जानवर को मतलब शिकार करने के लिए कैसे हथियार पहले कैसे, क्योंकि जानवर ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं मनुष्य का शरीर उतना ताकतवर नहीं होता है, फिर भी वो कैसे शिकार करता था, उन्हीं जंगल में रह के और उनका शिकार करता था। शिकार करने के लिए जो उसने भाला बनाया होगा या कुल्हाड़ी बनाया, जो भी चीज़ें बनाई होंगी, सबसे पहले इंसान ने कुल्हाड़ी बनाई थी, ठीक है ना, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। कुल्हाड़ी बनाई तो कैसे उसके दिमाग में आइडिया होगा उसने कुल्हाड़ी से जानवर को मारा जाए, कुल्हाड़ी ऐसी चीज़ बनाई थी। और बनाया कैसे होगा, लोहा पत्थर तो लोहा हुआ तो खोज हुई नहीं थी, ठीक है ना, कोई ऐसा तो कारखाने तो थे नहीं कि बढ़िया तो लोहा बना दिया या कुछ भी बना दिया, पत्थर से बना था। इसीलिए इसको पाषाण कहते हैं, पाषाण काल, पत्थर से सबसे पहले बना था। पत्थर से कुल्हाड़ी बनाई गई थी, पत्थर से मतलब कि भाले बनाए जाते थे, उसको घिस घिस के उसको चोंदार बनाते थे, फिर भाले से अटैक करते थे जानवरों पे, ठीक है ना। ये कब हुआ, ये सब भी परीक्षा में आती है, ठीक है ना। कौन सा अनाज सबसे पहले मतलब खेती करना शुरू किया, सबसे पुराना अनाज मतलब कौन है जिसकी इंसान मनुष्य ने खेती करना शुरू किया, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये सब भी हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका अगला चैप्टर होगा पाषाण काल, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। आज चूंकि स्टार्टिंग थी इसलिए मुझे थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाना पड़ा, ठीक है ना। कुछ चीज़ों को लग रहा हो थोड़ा कि लंबी वीडियो होगी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं तथ्यात्मक ज़्यादा आऊँगा, विश्लेषणात्मक थोड़ा कम होगा। मतलब कि हर चीज़ को मैं ज़्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको पहले स्टार्टिंग में आपको समझ में आने लगे, बाद में आपको तथ्यात्मक धीरे धीरे मैं समझाता चला जाऊँगा, जिससे आपका टॉपिक फटाफट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना, और समझ में भी आएगा, ठीक है ना। तो पहली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसके लिए आप वो ना हो गया होगा, लेकिन आगे ये छोटा चैप्टर है पाषाण काल, इसके पाषाण काल में पढ़ेंगे, उसके फिर अगला जो टॉपिक हो वो मैं उसमें बताऊंगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको कुछ इसमें वो कमेंट में लिखिए, अगर इसमें आप कुछ चाह रहे हैं, कुछ जैसे ऐड करवाना चाह रहे हैं, कुछ आपको लग रहा है कि सुझाव है आपके पास जैसे कुछ भी, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा। और अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।